तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंट्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी और हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग में डुअल एस्पेक्ट क्या होता है या डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। हमने 3 तरह के अकाउंट्स देखे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और हमने ये देखा था कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और इंडिया में कौन सी एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो आज उसी के आगे चलेंगे। और हमने पिछली बार ये देख लिया था कि जो पर्सनल अकाउंट है और या जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है या जो रियल अकाउंट है, इसमें डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं। हमने ये भी देखा था कि हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो अकाउंट या नॉमिनल हो सकते हैं या रियल हो सकते हैं या पर्सनल हो सकते हैं, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है मिनिमम और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। जो फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है वो जर्नल कहलाती है। तो जर्नल्स आर द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग। जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, जो फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग कहलाती है वो जर्नल्स कहलाती है। ठीक है। अब जर्नल्स के बाद जो है अगली बुक कहलाती है लेजर्स, फिर कहलाती है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इसके बाद बैलेंस शीट बनती है और बैलेंस शीट और इनकी मदद से क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है। ठीक। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं, उनके लिए ऑब्लिगेटरी होता है कि ये 3 स्टेटमेंट्स वो बनाए। तो यूजुअली होता क्या है कि जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है उसमें प्रॉपरली वो अपनी बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, फंड फ्लो स्टेटमेंट को किसी ऑडिटर से ऑडिट कराती है और ऑडिट के बाद वो पब्लिक होती है। और उसके बाद फाइनेंस का काम शुरू होता है कि अगर हमें उस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्ट है तो हम उसके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या फंड फ्लो स्टेटमेंट देख के उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि जर्नल्स क्या होते हैं, लेजर में कैसे एंट्री होती है, या ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट कैसे बनती है, धीरे धीरे समझेंगे। तो आज एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल और होता है जो अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, जब हम बैलेंस शीट पे पहुंचते हैं तो इस इक्वेशन का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज़ मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। और ये है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट में या आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट में कहीं कुछ गड़बड़ है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आस्ते, एसेट्स लैंड हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस किया तो हमने लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीन हो सकती है, ठीक, मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, और कैश भी एसेट्स में आता है, तो कैश भी हो सकता है। ठीक है, रॉ मटेरियल हो सकता है, कैश हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें एसेट्स। किसी बिजनेस में एसेट्स की क्यों ज़रूरत होती है? अगर आपको कोई बिजनेस चलाना है, जैसे मान लीजिए कोई जूस की फैक्ट्री हम खोल रहे हैं, तो क्या होगा, जो रॉ मटेरियल होगा, जो फल होंगे, वो भी हमारा एसेट होगा। जो मशीन्स होंगी, जो पहले हम कोई लैंड लेंगे, उसमें कोई बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें कोई प्लांट लगाएंगे, मशीन्स लगाएंगे, फर्नीचर लगाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है हमको किस लिए यूज़ होंगी, ताकि हम उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकें। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमको क्या है, एसेट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये एसेट्स हमने डिस्कस किए, इतने तरह के एसेट्स हो सकते हैं।
तो एसेट्स हम क्यों प्रोक्योर करते हैं, क्यों खरीदते हैं एसेट्स? ताकि हम किसी बिजनेस को रन कर सकें, उस एसेट्स का यूज़ करके हम बिजनेस को रन कर सकें। कोई मशीन है तो अगर वो फ्रूट जूस निकाल ली तो वो मशीन एक एसेट है, ठीक है, उससे हम ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट करके उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं और अल्टीमेटली बिजनेस कर रहे हैं। सेकेंड इसकी लाइबिलिटी, देखिए राइट हैंड साइड में देखिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है कि हमारी देनदारी क्या है, लाइबिलिटी इज देनदारी, ठीक है। बेसिकली जो भी आप एसेट्स खरीदेंगे बिजनेस के लिए, वो कहाँ से कहीं से पैसा आपका आएगा। तो दो तरीके से पैसा आ सकता है, या तो आप उसे लोन ले लें, लोन के फॉर्म में ले लें। तो लोन आप क्या कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, आप लोन किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, आप लोन बैंक से ले सकते हैं, या आप लोन पब्लिक से ले सकते हैं, ठीक है। पब्लिक से जो लोन लेते हैं उसको डिबेंचर्स कहते हैं यूजुअली, डिबेंचर्स, ठीक है। तो आप डिबेंचर्स के फॉर्म पे लोन ले सकते हैं, या फ्रेंड से लोन ले सकते हैं, या बैंक से लोन ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का वॉल्यूम क्या है और आप कितने बड़े बिजनेस में काम कर रहे हैं। एंड कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, इसको ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब है कि ओनर ने अपना पैसा कितना लगाया हुआ है, दैट इज ओनर्स इक्विटी, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आपने 400 रुपये उधार लिया और 100 रुपये आपने अपना लगाया, ठीक। तो टोटल पैसा बिजनेस में कितना आया, 500 रुपये। इस 500 रुपये का आप क्या करेंगे, एसेट्स खरीदेंगे, एसेट्स प्रोक्योर करेंगे। तो ये एसेट्स किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ 500 का होगा, ठीक। तो दिस इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 400 लगाया और 100 अपने फ्रेंड, 100 अपना लगाया और 400 अपने फ्रेंड से लोन लिया और आपके एसेट्स हो गए 600 के। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके एसेट्स हो गए 300 के। तो ये दोनों चीजें जो है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में एक्सेप्टेड नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अकाउंट्स में गड़बड़ है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो एसेट्स है दैट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। जो भी आपने चीजें खरीदी है, एसेट्स जो भी आपने खरीदे हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो दो कंपोनेंट से पैसा आया, ये बता रहा पैसा कहाँ से आया और ये बता रहा पैसा कहाँ लगा। तो जो भी पैसा आया आपके पास, चाहे आपने उधार लिया चाहे अपना लगाया, उससे आपने क्या किया, अल्टीमेटली एसेट्स को प्रोक्योर किया। एसेट्स को क्यों प्रोक्योर किया, ताकि आप बिजनेस को रन कर सकें और बिजनेस में प्रॉफिट को कमा सकें, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो बैलेंस शीट में ये अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत फॉलो की जाती है और ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को लिंक करती है। तो कई बार ये लिंकेज इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बताती। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है जो कि अगेन गैप है, जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये जनरली हर कंट्री में यूज होते हैं कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग और लगभग सिमिलर टाइप के ही होते हैं। तो इंडियन कंटेक्स्ट में जो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है प्रचलन में, जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल में, उनको हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये बेसिक फ्रेमवर्क है, ये बेसिक चीज है जिसमें अकाउंटिंग बेस करती है, ठीक है। तो देखिए पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक। देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये मानता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। तो बिजनेस और ओनर को ये सेपरेट करता है, मतलब बिजनेस एंड ओनर ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, ये अलग एंटिटी नहीं है। बिजनेस अपने आप में एक एंटिटी है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, अकेला बिजनेस चला रहा हूँ, एक स्टार्ट किया मैंने बिजनेस, तो ये फॉर्म होगा प्रोप्राइटरशिप का, जहाँ पे मेरे पास कंप्लीट अथॉरिटी है इस बिजनेस की,
प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में भी अगर मैं प्रॉपर एक बिजनेस मैंने खोला, ठीक, अगर एक बिजनेस खोला तो मैं कुछ भी पैसा इससे लूंगा या दूंगा, इसका हिसाब यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर बिजनेस में मैंने कुछ पैसा दिया है तो इस बिजनेस एंटिटी के लिए, मान लीजिए इस कंपनी का नाम हमने XYZ कंपनी रखा, तो XYZ कंपनी में अगर इसने कोई पैसा लगाया ओनर ने, तो ये दिखाएगा कि ये ओनर्स इक्विटी है, ओनर्स का पैसा लगा हुआ है, या ये बिजनेस ये मानेगा कि भाई इतनी हमारी देनदारी है इस ओनर को, या किसी वाई ने कुछ पैसा लगाया तो उतनी देनदारी है। इसी तरह अगर इस बिजनेस से पैसा निकाला है, मान लीजिए ओनर ने कुछ पैसा निकाला है, तो भी इस ट्रांजैक्शन में होगा। अगर वो पर्सनल यूज के लिए भी निकालता है तो फिर क्या होगा, इस बिजनेस के लिए इस ओनर की ये देनदारी होगी, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेपरेट्स द ओनर एंड बिजनेस। तो प्रोप्राइटरशिप में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जब पार्टनरशिप फर्म होती है या जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें सेपरेशन किया जाए। तो बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी। देखिए ओनर होगा, ओनर में फिर मैनेजमेंट होगा, एम्प्लॉयज होंगे, ये आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे हमारा इंस्टीट्यूट लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ एक एंटिटी है, तो इसमें प्रिंसिपल आएंगे, मैनेजमेंट आएंगे जाएंगे, स्टाफ आएगा जाएगा, स्टूडेंट आएंगे जाएंगे, बट ये एंटिटी अपने आप में बरकरार रहेगी, ये ब्रांड अपने आप में बरकरार रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ओनर को बिजनेस से सेपरेट करता है बेसिकली, ठीक। उसके बाद है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये मानता है, ये दूसरा कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये मानता है कि बिजनेस इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा। कोई भी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं कि वो इकोनॉमी में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे, तो बिजनेस को इस आधार पे नहीं रखा जाता कि हम 2 साल के लिए बिजनेस शुरू कर रहे हैं या 3 साल के लिए बिजनेस शुरू कर रहे हैं। हम ये कैलकुलेट करते हैं कि बिजनेस जो है चलता रहेगा, इट्स ए गोइंग कंसर्न, ये इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए इस कंसेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है, क्योंकि हम ये बिजनेस चाह रहे हैं कि बिजनेस चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो एज ए कंसेप्ट जो है ये माना जाता है। अब वास्तव में क्या होगा दैट इज डिफरेंट इशू, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है या किन्हीं कारणों से बंद करना पड़ सकता है, बट जो अकाउंटिंग बुक्स होंगी, अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा, उसमें किसी बिजनेस को गोइंग कंसर्न माना जाएगा। गोइंग कंसर्न मतलब ये अनलिमिटेड लाइफ इसकी होगी। अब देखिए जो एसेट्स हैं आपके पास, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इससे निकल के आता है, इस कंसेप्ट से, जो आपके पास एसेट्स हैं, एसेट्स अभी हमने बताया था, एसेट्स आप क्यों खरीदते हैं, एसेट्स इसलिए खरीदते हैं कि उन एसेट्स का यूज करके आप बिजनेस को रन कर सकें, ठीक है। आपके पास पहले लैंड खरीदनी होगी, फिर बिल्डिंग बनानी होगी, फिर आपको प्लांट मशीनरी खरीदनी होगी, ताकि आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन करके मार्केट में बेच सकें। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमको जो भी एसेट्स खरीदने हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई लैंड को छोड़ के, एक्सेप्ट द लैंड, लैंड को छोड़ दीजिए, बाकी बिल्डिंग है, या हमने कोई मशीनरी खरीदी, या कोई प्लांट लगाया, ठीक, या हमने कोई फर्नीचर खरीदा, इसकी क्या होगी, लिमिटेड लाइफ होगी, ठीक है, लिमिटेड लाइफ होगी। तो मान लीजिए हमारे जूस के एग्जांपल में हमने जो प्लांट लगाया, सपोज कर लीजिए उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, ठीक। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहेगा कि हमको कोई ना कोई प्रोविजन करना पड़ेगा, ताकि 10 साल बाद जब ये हमारा प्लांट, ये मशीन बेकार हो जाए, तो एक फंड हमको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, कहीं पर रखना पड़ेगा, सो दैट जब ये एसेट एक्सपायर हो जाए, इसकी लाइफ एक्सपायर हो जाए, तो हमारे पास कहीं इतना पैसा पड़ा हो कि हम उससे फिर वो एसेट को प्रोक्योर कर सकें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, हमने कोई मशीन खरीदी या कोई प्लांट लगाया, ठीक है, या मशीन खरीदी, सपोज कर लीजिए कोई अपने मशीन खरीदी और मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है, तो हम क्या करेंगे, 10 साल में जितने की मशीन आई, 10 साल में हम ये मानेंगे, या किसी मेथड से अगर इसकी 10 साल लाइफ है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे कि हर साल इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू
कम होती चली जाएगी, सो दैट 10 साल के एंड में इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी या कबाड़ हो जाएगी, और हमको कहीं ना कहीं उस पैसे को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, जितनी वैल्यू उसकी हर साल घट रही है उसको हमें एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, सो दैट 10 साल के बाद हम उस एसेट्स को पुनः खरीद सकें। क्यों? क्योंकि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, हम ये मानेंगे कि बिजनेस फॉर एवर रन करेगा। तो जो भी एसेट्स की लिमिटेड लाइफ है उसके लिए हम एक प्रोविजन करते हैं जिसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब यूजुअल सेंस में होता है जो वियर एंड टीयर के कारण मशीन पे जो लॉसेस हो जाते हैं, उसकी वैल्यू में जो लॉस हो जाते हैं, दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। तो ये डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेप्रीसिएशन को हम एज ए खर्चा मानते हुए एक तरफ रखते रहते हैं, और एट द एंड ऑफ दैट एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम उस एसेट्स को फिर से प्रोक्योर कर सकें। ये अलग इशू है कि 10 साल बाद उस एसेट्स की कीमत ज़्यादा होगी कम होगी, दैट इज़ ए सेपरेट इशू। बट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डेप्रीसिएशन, जो ये मानती है कि कभी भी हमें बिजनेस को क्लोज नहीं होने देना, चलते रहना। इसलिए हमको प्रोविज़न आज से ही रखना है कि अगर 10 साल बाद ये स्थिति आती है तो हम इससे किस तरह निपटेंगे। दिस इज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट को हम लोग देख चुके हैं। एक्रूअल कंसेप्ट को हमने मर्केंटाइल सिस्टम भी पढ़ा था, जिसमें ये देखा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस के लिए कैश का आना। ठीक है, मान लीजिए रॉ मटेरियल जो है, आपका रॉ मटेरियल सपोज कर लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, तो भी इस ट्रांजैक्शन को हम मानेंगे कि ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए ये बिजनेस है, इस बिजनेस ने यहाँ पे सेल किया, लेकिन सेल क्रेडिट है, ये क्रेडिट पे सेल आपने किया, बट आपके यहाँ से माल चला गया, सामान चला गया और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को या दूसरे कस्टमर को मिल गया, तो आप इस ट्रांजैक्शन को रियलाइज्ड मानेंगे। ठीक है, आप इस ट्रांजैक्शन को डन मानेंगे। तो दिस इज द एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट मतलब है कि केवल कैश का मूवमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज कि जो पर्पस था वो अगर आपका पूरा हो गया तो उसको हम मान लेंगे कि वो ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये हमने कल बताया था कि कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम का कल एग्जाम्पल दिया था लास्ट लेक्चर में, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो दिस वाज द थर्ड। फोर्थ इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक, ये कंसेप्ट ये कहता है कि जो चीज़ पैसे के टर्म में मेज़र की जा सकती है, जो चीज़ मनी के टर्म्स में मेज़र की जा सकती है, सिर्फ उसी के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे बीच में कुछ बात हुई है, कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टॉप बॉसेज हैं कोई एक्स एंड वाई, ठीक है, मान लीजिए सेल्स के हैं और ये मार्केटिंग के हेड है, इनके बीच में टॉकिंग टर्म्स नहीं है, बिल्कुल भी कोई तरह के टर्म्स नहीं है। तो अगर इनके बीच में टॉकिंग टर्म्स नहीं है या इनके बीच में हीटेड डिस्प्यूट हो जाता है, तो that heated dispute or that transaction is not involving the money, तो ये चूंकि मनी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, इसलिए ये अकाउंट बुक पे रिस्पॉन्सिबल कहीं भी इसको नोट नहीं किया जाएगा। हो सकता है इनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि वो अल्टीमेटली एक को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाना पड़े और उसका बहुत बैड इफेक्ट पड़े ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन चूंकि ये ट्रांजैक्शन या ये जो भी लेन देन है इसमें कहीं भी मनी नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब केवल वो चीज़ें जो मनी के टर्म में मेज़र की जा सकती हैं, जिसकी कोई मनी वैल्यू होगी, उसी को हम ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चौथा कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट पे अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस बना है, रिकॉर्डिंग का प्रोसेस बना है। अब है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई एसेट आप प्रोक्योर करते हैं, ठीक है, तो जब आप खरीदते हैं तब उसकी क्या कॉस्ट थी उसको नोट करते हैं।
ठीक है, उसकी प्राइस को नोट नहीं करते। जैसे मान लीजिए आज से 10 साल पहले, मान लीजिए 10 years बिफोर, आपने कोई लैंड परचेज की, सपोज कर लीजिए 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की आपने लैंड परचेज की, ठीक है, तो 10 साल पहले खरीदी थी, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो खरीदा था कॉस्ट वो 10 लाख नोट होगा, 10 साल पहले की डेट पड़ी होगी और ये होगा इस डेट में ये जो एसेट है इस कॉस्ट में एक्वायर किया गया। हो सकता है कि आज की डेट में, 10 साल बाद आज की डेट में इसकी कीमत करीब 30 लाख पहुंच गई हो, ठीक है, 30 लाख पहुंच गई हो, लेकिन इस 30 लाख को आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे। आज की डेट में मार्केट प्राइस हो सकता है आप लिक्विडेट करो, कंपनी बेचो, तो ये 30 लाख की मिले, लेकिन ये 30 लाख नोट नहीं होता है, ये केवल 10 लाख ही नोट होता है। 2 रीजन है। एक रीजन तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, कि आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मान रहे हो। जब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मान रहे हो तो क्या है, आप ये मानते हो कि हमें लैंड को बेचना ही नहीं है, हमको बिजनेस रन करना है। ये बिजनेस हमने बेचने के लिए नहीं स्टार्ट किया था, तो ये चाहे 30 लाख हो चाहे 40 लाख हो, इट हार्डली मैटर्स फॉर द बुक ऑफ अकाउंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा ये होता है कि कई बार प्राइस जो ये 30 लाख का है, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ अभी हुई नहीं है, तो ये 30 लाख की भी हो सकती है, 28 की भी हो सकती है, 32 की भी हो सकती है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये एक एग्जैक्ट इवेंट नहीं है, ये ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, तो इसलिए इसमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बिल्कुल सही वैल्यू नहीं है। जबकि 10 लाख में जो खरीदा है वो एक घटना है जो हो चुकी है और जो रियल है, तो ये 10 लाख में हम इसे कॉस्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि प्राइस पे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर द 2 रीजन, बिकॉज प्राइस इज नॉट फिक्स अनलेस दैट ट्रांजैक्शन हैपन्स, और दूसरा कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से हम ये नहीं मानते कि हम इसको बेचने वाले हैं, हम इसको रखेंगे, और इसलिए भी इसका कोई मतलब नहीं निकलता कि इसकी कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, दैट इज द 6th पॉइंट। सिक्स पॉइंट है डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब ये डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या हुआ, डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होंगे, 2 एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट इफेक्ट, अनदर इज क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है, तो ये डुअल एस्पेक्ट हुई। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, 7वां कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या मानता है, देखिए हम ये मानते हैं कि बिजनेस की पीरियड इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो आज हमने पैसा लगाया तो मान लीजिए 30 साल बाद बिजनेस किसी कारण से बंद हो जाता है, तो 30 साल बाद ही हमको पता चल पाएगा कि वास्तव में कितना पैसा लगा और क्या प्रॉफिट्स हुए, ठीक। और दूसरी बात यह है कि हम ये मानते हैं कि बिजनेस को क्लोज नहीं होना, बिजनेस को इनफाइनाइट टाइम तक रहना, तो नेचुरल बात है कि जो हम अपना पैसा लगा रहे हैं या जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ऑन पीरियोडिक बेसिस। तो पीरियोडिक बेसिस में 12 मंथ्स का पीरियड होता है, 12 मंथ्स का पीरियड होता है। ये पीरियड पे हमें जरूरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है कि 12 मंथ के पीरियड में हम अकाउंटिंग को या कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करें। तो कंपनी के परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं, मतलब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं और हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट हम 12 महीने के पीरियड में बनाना हमारा ऑब्लिगेशन होता है, ये जरूरी होता है,
ठीक है, ताकि जो पैसा लग रहा है साल के अंत में हम उसकी समीक्षा कर सकें। ये मंथ में वो हो सकता है, कई लोग दिवाली से अपना नया साल मानते हैं, कई लोग जनवरी से दिसंबर तक मानते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फॉलो करें तो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, दैट इज फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आप 12 महीने के पीरियड में आपको अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में चीज़ें पब्लिक करनी है, ताकि जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो देख सकें कि इस 12 महीने में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया, और वो अपना निर्णय फ्यूचर के लिए ले सकें कि भाई उनको इस कंपनी में रहना है या नहीं रहना है या इसको जाना है, वो ये डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। 8वां है मटीरियलिटी कंसेप्ट। सॉरी, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट सिंपली यही है जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी या कैपिटल और कैपिटल, ठीक है। तो ये इक्वेशन फॉलो होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम ट्रांजैक्शन करते जाते हैं तो हमेशा चेक बैलेंस करते जाते हैं, और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप देख सकते हैं कि जो एसेट्स होगा लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी के बराबर होना चाहिए। ये कंसेप्ट को अकाउंटिंग में जो भी प्रोसेस रखा गया, जो भी लिखने का प्रोसेस रखा गया, दैट इंश्योर्स दैट दैट इक्वेशन इज प्रॉपरली मैच्ड, और एसेट साइड शुड इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, ठीक है। दिस इज द मैचिंग कंसेप्ट। उसके बाद है नवा पॉइंट, तो ये नवा कंसेप्ट जो है दैट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। और रियलाइजेशन कंसेप्ट हमारा यही कहता है कि ट्रांजैक्शन को हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो ट्रांजैक्शन हैपन होगा। तो कई इसमें देखिए जो कई आपके कंसेप्ट हैं वो आपस में ओवरलैपिंग भी हैं, आपस में एक दूसरे को स्ट्रेंथन भी करते हैं, मजबूत भी करते हैं। तो ये हमने जो पहले कंसेप्ट देखा था मटेरियलिटी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, उसमें भी यही मानता था कि जो क्रेडिट सेल्स हैं या क्रेडिट जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है उसको हम कैश के मूवमेंट को इंपॉर्टेंट नहीं देखते, वो जब ट्रांजैक्शन हुआ तब इंपॉर्टेंट देखते हैं। रियलाइजेशन कंसेप्ट भी वही कहता है कि जब वो इवेंट हो जाए, जैसे रॉ मटेरियल आपके यहाँ आ गया, कैश आया या नहीं आया, या आपकी सेल हो गई, आपके यहाँ से माल चला गया और आपने इनवॉइस भेज दी तो और वहाँ एक्सेप्ट हो गई, तो ये सेल मान ली जाएगी कि सेल हो गई। तो ये दिस इज द रियलाइजेशन कंसेप्ट, और हम अंत तक नहीं देखेंगे कि कैश कब आ रहा है, हो सकता है कि 2-4 महीने लेट आए, दैट्स नॉट इशू, बट हम ये मानेंगे कि ये ट्रांजैक्शन रियलाइज हो गया, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को हम रियलाइज होना मानेंगे जब वो इवेंट हो जाए, ठीक है। अब लास्ट आता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ऑब्जेक्टिव एविडेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हमने ये देख लिया कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सारा ट्रांजैक्शन कैश में हो सकता है रॉ मटेरियल हमको लोन पे लेना पड़े और सेल भी हमको क्रेडिट करनी पड़े, और एक जब ऑपरेटिंग साइकिल पूरा हो जाएगा तो सेल्स जब आदमी वो व्यापारी बेचेगा उसका जब पैसा आएगा वो आपको देगा, आप रॉ मटेरियल को आपको देंगे। तो इस तरह से कई बिजनेस चलते हैं। तो बिजनेस को अगर आप बिल्कुल रिडेंडेंट बना देंगे और एक क्रेडिट सिस्टम हटा देंगे तो बिजनेस की ग्रोथ पे असर पड़ता है, ठीक। लेकिन अब मान लीजिए आपने क्रेडिट सेल किया, आपने किसी चीज़ को बेचा, कोई चीज़ बेची, तो कोई चीज़ बेची तो आप तो जैसे ही अपना सामान जो है वो आपके कस्टमर के पास भेज दोगे तो आप इसमें रिकॉर्ड कर लोगे कि ये सेल हो गई। लेकिन व्हाट यू नीड इज एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस, आपको एक एविडेंस चाहिए। तो होता क्या है कि इनवॉइस बिल होता है, ठीक है। तो जब कोई सामान आता है, जब कोई सप्लायर सामान देता है तो उसे पता है कि भाई 1 महीना या 1.5 महीना मेरे को लग सकता है इसके पेमेंट होने में, लेकिन वो इसके लिए परेशान नहीं होता, वो सामान को पहले डिलीवर कर देता। सामान को आप क्या डिलीवर कर देता है और डिलीवर करके वो आपको इनवॉइस बिल दे देता है, ठीक। वो इनवॉइस बिल जो कस्टमर होता है वो रिसीव कर लेता है। तो जैसे ही आप इनवॉइस बिल को रिसीव कर लेते हो तो कंपनी अपने यहाँ ये मान लेती है कि सेल रियलाइज हो गई। अब जो कस्टमर है वो उस सामान को चेक कर लेगा, इफ गेट सेटिस्फाइड तो वो क्या होगा, उसका चेक उसको पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर वो डिससेटिस्फाइड होगा तो जो भी कंपनी की पॉलिसीज होंगी उसके हिसाब से आगे काम होगा। लेकिन एविडेंस क्या हुआ कि जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे ही वो कस्टमर के पास आया, उसे इनवॉइस दिया, कस्टमर ने इनवॉइस रिसीव किया, तो
जो बेचने वाला है वो अपने सेल्स में उस ट्रांजैक्शन को मान लेगा कि दिस सेल्स इज बी डन, ये सेल्स हो गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह अगर आप कंपनी है और रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो रॉ मटेरियल जो आपको देने आएगा वो अपनी बिल लेके आएगा, आपके पास इनवॉइस लेके आएगा। उस इनवॉइस को आप जैसे ही रिसीव कर लोगे आप अपने यहाँ ये दे दोगे कि रॉ मटेरियल की एंट्री हमारी हो गई, अब कैश की देनदारी हमारी बन गई। अब वो चाहे 1 महीने का पीरियड हो, चाहे 2 महीने का, जो भी क्रेडिट पीरियड आपने मांगा हो अपने सप्लायर से, उसको आप उतने पीरियड बाद वो चेक दे दोगे, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस मतलब है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन बिना किसी एविडेंस के नहीं होगा। देयर मस्ट बी बिल, देयर मस्ट बी वाउचर। कई बार जब हम पेमेंट करते हैं तो एक पेमेंट रिसीट देते हैं और एक वाउचर होता है, जो अगर आप टैली यूज़ करेंगे तो टैली में बिना वाउचर के कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। और आप कॉलेज में भी देखेंगे या कई संस्थाओं में भी देखेंगे या ऑर्गेनाइजेशन में भी देखेंगे तो बिना वाउचर के कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैव ए वाउचर, ठीक है, विच सर्टिफाइज जस्ट ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग। और उसके बाद उसका एक प्रूफ लगा होता है। आपने किसी को पेमेंट दिया तो उसकी रिसीट होगी, आपने किसी को सेल्स किया तो उसका बिल होगा। तो इस तरीके से आपने किसी से कुछ खरीदा तो उसका बिल होगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस जो है वो आप रखते हैं, और ताकि जब ऑडिटर आता है, जब ऑडिट होता है तो ये सब देखा जाता है कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ और क्यों पैसा खर्च किया, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो कुछ हमारे कन्वेंशंस आएंगे। देखिए हमने देख लिया कितने टाइप के अकाउंट्स हैं, हमने अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को देख लिया। अब 4 कन्वेंशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो चलते हैं इंडस्ट्री में। इन कन्वेंशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेजर और जर्नल्स इनके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।